तो आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 3 कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सीजन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड नहीं दिखा है तो पहले जाकर वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो बिना किसी देरी से सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जिन्हू काइजर पे सवार होकर जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल चुका था, वो भी काफी तेजी में। जब जिन्हा पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके से अंदर जिन्हू के शैडो सोल्जर निकल के आते हैं और एक जबरदस्त पंच मारकर उस मॉन्स्टर को स्कूल से बाहर फेंक देते हैं। फिर जिन्हा के अंदर से 2 शैडो सोल्जर्स और निकल के आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी सभी बचे मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार देते हैं। वहाँ खड़े स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि मॉन्स्टर ही मास्टर से फाइट कर रहा है। जिन्हा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो सोचती है कि जिन्हू आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डंजन का गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका था और उसमें हमें डंजन का बॉस भी दिखता है, जिसे कुछ मॉन्स्टर यह बता रहे होते हैं कि हाई ऑर्क मॉन्स्टर इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो बेसिकली जिन्हू के शैडो सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर बॉस बोलता है, तुम लोग सिर्फ 3 आर्क मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पा रहे हो और खुद को हाई ऑर्क वॉरियर बोलते हो। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ एक ए रैंक डंजन दिखता है जहाँ जिन्हू ने बेरू को छोड़कर आया था पार्क की टीम को हेल्प करने के लिए। वहाँ बेरू और एंड सोल्जर मिलकर काफी बुरी तरीके से सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, जिसे देखकर पार्क की टीम काफी ज्यादा डरी होती है। उन्हें लग रहा होता है कि कहीं शैडो सोल्जर्स का दिमाग न सटक जाए और हमें ही एनिमी समझकर हम पे ही अटैक न कर दें। वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि यह रेड कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन वो लोग रेड को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर काफी सारे मीडिया और रिपोर्टर्स होते हैं। तो अगर बाहर गए तो उनसे डील करना पड़ जाएगा और उनका गिल्ड का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस रेड को कंटिन्यू करेंगे। आखिरकार यह कुछ समझ ही तो है, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। तभी पार्क के सामने बेरू आ जाता है और वह एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के नीचे फेंक कर चला जाता है। कुछ समय के लिए लिटरली पार्क की फटके हाथ में आ चुकी थी। तभी बाकी हंटर्स भी वहां आ जाते हैं और पार्क से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? और पार्क से पूछते हैं कि हमें क्या इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं, जिस पे पार्क बोलता है, पहले ये देख लो तुम लोग, उसने जो सर लाके दिया था वो हाई रैंक नाइट का था। इसे हमें मारने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन उसने सिर्फ 1 ही सेकंड में मार दिया। पार्क बताता है कि एक हाई रैंक मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक कोर निकलता है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और हमें यह बिना किसी मेहनत के मिलने वाला है, वह भी बहुत सारा। तो क्या अभी तुम लोग इस रेड को छोड़कर जाना चाहते हो? वह इतना बोल ही रहा होता है कि बाकी हंटर पार्क को छोड़कर जिन्हू के शैडो सोल्जर को फॉलो करने लगते हैं और उल्टा पार्क को ही बोलता है, आप उधर क्या कर रहे हो गिल्ड मास्टर, जल्दी चलिए वरना पीछे रह जाओगे। पार्क बेचारा सोचने लगता है कि मुझे कितने ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्हा के स्कूल पे और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली डंजल का बॉस जिन्हू के शैडो सोल्जर के सामने आ चुका था। बाकी के मॉन्स्टर उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है जिन्हू के शैडो सोल्जर पे, लेकिन जिन्हू के शैडो सोल्जर उसकी तलवार को ब्लॉक कर देते हैं। यह देखकर बॉस बहुत इम्प्रेस होता है और बोलता है, मानना पड़ेगा तुमने मेरे शॉट को ब्लॉक कर दी, लेकिन अभी भी तुम लोग बहुत कमजोर हो। यह बोलकर वो जिन्हू के शैडो सोल्जर्स को बीच से काट देता है, लेकिन फिर वो रिजनरेट हो जा रहे होते हैं। यह देखकर बॉस मॉन्स्टर सोचता है कि क्या कोई यह स्पेल है। फिर वो बॉस मॉन्स्टर जिन्हू के शैडो सोल्जर्स को बार बार काट रहा होता है और जिन्हू के शैडो सोल्जर्स बार बार रिजनरेट हो रहे होते हैं। बॉस उनको हजारों बार काट चुका था पर वो हजारों बार रिजनरेट हो जा रहे होते हैं। यह देखकर उसका सर फटा जा रहा होता है। यह देखकर वो सोचता है कि मुझे यह फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। तभी उसे समझ में आता है कि यह शैडो सोल्जर्स मैजिक से कंट्रोल हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें जो कंट्रोल कर रहा है उसे ही मार दूं, फिर यह लोग भी अपने आप ही मर जाएंगे। तभी वो जिन्हा के तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिन्हू के शैडो सोल्जर उसे घेर लेते हैं। तो बॉस अपने आर्क मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो शैडो सोल्जर पर कंटिन्यू अटैक करते रहे, क्योंकि वो जब रीजनरेट हो रहे होते हैं तब वो पावरलेस होते हैं। जिसके बाद बहुत सारे हाई आर्क मिलकर उन 3 शैडो सोल्जर कर घेर कर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। बॉस मास्टर इसका फायदा उठा के जिन्हा पर अटैक कर देता है और जिन्हा के सर को पकड़कर ऊपर उठाकर बोलता है, तुम ही इन ऑर्क्स को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर मैजिक को सेंस कर सकता हूँ। और जिन्हा को मारने ही वाला होता है तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा था कि बॉस मास्टर के हाथ तक कांपने लगते हैं और वो जिन्हा को छोड़ देता है। वो आसमान में देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा होता है, वो भी काफी गुस्से में। उसके बाद वो
वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। और तभी जिन्हा नोटिस करती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है। वो सर उठाकर ऊपर देखती है तो वह जिन्हू होता है। उसके बाद जिन्हू जिन्हा से बोलता है तुम अब सेफ हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद स्मोक हटने पे बॉस मॉन्स्टर देखता है कि उसके सामने बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है जो काफी गुस्से में है। वो बॉस जिन्हू को अपना नाम वगैरह बताने लगता है और बोलता है कि मैं रेड ब्लड क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन जिन्हू पूरे गुस्से में होता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है तुम चुप रहो और शांति से वहाँ खड़े रहो। मतलब भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती, यह सीन लिटरली गूज़बम्प आ रहे होते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वह फील करवा सकूँ जो मैं इस समय फील कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस सीन में गूज़बम्प आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं अकेला ही नहीं जो यह फील कर पा रहा हूँ। खैर इसके बाद जिन्हू जाकर जिन्हा को ढक करता है और बोलता है सॉरी मुझे लेट हो गया आने में, अब मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। और जिन्हा भी जिन्हू को पकड़कर रोने लगती है। जिन्हा को रोते देख जिन्हू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को बुलाता है और बोलता है तुम थोड़ी देर जिन्हा का ख्याल रखना। फिर जिन्हू अपने कुछ और शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनको बोलता है कि तुम बाकी स्टूडेंट को स्कूल से बाहर ले जाओ। इसी बीच एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हू पूरे गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट को स्कूल से इवैक्यूएट करने में सोल्जर्स मदद करने लगते हैं। द डंजन का बॉस जिन्हू से बोलता है अच्छा तो वो इमोर्टल तुम्हारे सोल्जर थे? और वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो? लेकिन जिन्हू उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, बस गुस्से में उसकी तरफ देखता रहता है। यह देख के बॉस मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने में, इसलिए वो अपनी आर्मी को जिन्हू पर अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर सब मिलकर जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर को तो काफी जल्दी होती है मरने की। सबसे पहले जिन्हू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हू उसकी उंगली को पकड़कर तोड़ देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर जोर से भाई साहब 360 घुमाकर जमीन पर पटक देता है। फिर उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है और अपने पैर से उसके सर को मसल देता है चींटियों की तरह। मतलब भाई साहब इतनी बुरी तरीके से कौन ही मारता है। जिन्हू का गुस्सा देखने लायक था। मुझे नहीं लगता कि जिन्हू इससे पहले इतना ज्यादा कभी गुस्सा हुआ होगा। अगर आपको वो सीन याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर इसके बाद जिन्हू बाकी मॉन्स्टर को इतनी फास्ट तरीके से मारता है कि बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है। आखिर यह बंदा 1 सेकंड में मेरी पूरी आर्मी को कैसे मार सकता है? भाई साहब उसकी तो फटके 4 हो चुकी थी। फिर जिन्हू बिना टाइम वेस्ट किए बॉस मॉन्स्टर के सर को पकड़कर उसे दीवार में दे मारता है और गुस्से में पूछता है तुम लोग आखिर क्यों इंसानों को मारते फिरते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मारने पे? जिसपे बॉस मॉन्स्टर बोलता है हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक आवाज गूंजती रहती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है। तो जिन्हू बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे देखकर आवाज नहीं आती क्या? मॉन्स्टर की साड़ी हेकड़ी निकल गई होती है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जिन्हू गुस्से में बोलता है पहले मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए आवाज नहीं आती? लेकिन बॉस मास्टर बार बार बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, जिसपे जिन्हू अपने डैगर निकालता और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग मुझे भी ह्यूमन नहीं समझता, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि समझने की भूल मत करना कि मेरे माफ करने के इस प्रोसेस में तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। और इतना बोल के जिन्हू उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस ए रैंक के गेट में, जहाँ नाइट गिल्ड वाले बेरू की मदद से काफी तेजी से डंजन क्लियर करते हुए बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उनका सामना अनडेड आर्मी के बॉस से होता है, जिसके पास 10 डेथ नाइट भी होते हैं। उनका बॉस काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। पार्क अब फील कर पा रहा होता है कि वह क्लियरली एक एस रैंक के हंटर के बराबर है, इसलिए उस बॉस को डिफीट करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। और इधर हम देखते हैं कि उनके बीच से काफी सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी आ रहे होते हैं। मतलब ये लोग चारों ओर से घिर चुके थे, अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। उन ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक हंटर अपना स्किल का यूज करके एक दीवार को खड़ी कर देता है और वो कहता है कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। सारे गिल्ड वालों की हालत तो एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ आते हैं हमारे भाई साहब, वो भी फुल स्वैग में। डंजन का बॉस बेरू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मोनार्च का पर्सनल शैडो आर्मी आखिर हम पर क्यों अटैक करना चाहता है? इस पर बेरू बोलता है हमारे किंग ने हमें चुना है। लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद पर्सनली जाके शैडो मोनार्च से बात करूंगा। लेकिन बेरू उसके बातों को इग्नोर करके सीधा अटैक कर देता है और अपने एक हाथ सीधा उसके चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है तुम जिंदा रहोगे तब तो बोलोगे। और उसके बाद उसके चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉस तुरंत मर जाता है और उसके जितने भी डेथ नाइट होते हैं और ज़ॉम्बी होते हैं वो भी मर जाते हैं। भाई साहब यह देख के नाइट गिल्ड वाले भी शॉक हो गए थे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बेरू सिर्फ एक अटैक से इतने पावरफुल बॉस को डिफीट कर दिया। जिस पर पाक बोल
रहा होता है कि मुझे पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग यह नहीं पता था। अगर ऐसा है तो हंटर जिन्हू को डंजन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, उसके समझ ही अकेले पूरे डंजन को क्लियर कर देते होंगे। पार्क सोच रहा होता है कि इन समझ को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा माना लगती होगी और जिन्हू के पास तो पूरी आर्मी है, इसका मतलब वो अकेले ही हमारे कंट्री के बड़े बड़े गिल्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी पार्क को एक आइडिया आता है और अपने मैनेजर को बोलता है हमें जिन्हू के गिल्ड के साथ अलायंस के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिन्हू को हमारे गिल्ड की जरूरत है। लेकिन उसका मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है आज के रेट में जो हुआ उसे देख के आपको सच में लगता है कि हंटर जिन्हू को हमारे गिल्ड की जरूरत है? जिस पर पार्क बोलता है लगता है तुम लॉ भूल गए, किसी भी डंजन में एंट्री के लिए मिनिमम 10 हंटर्स की टीम चाहिए, वो समन्स को हंटर में काउंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब जिन्हू को मैन पावर की जरूरत है जो हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें ना फाइट करना होगा और ना ही किसी तरह का रिस्क लेना होगा, सिर्फ प्रॉफिट टू प्रॉफिट। भाई ये नाइट गिल्ड वाले सारे लालची ही हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब फाइट खत्म हो चुकी थी। स्कूल के बाहर बहुत सारे एम्बुलेंस होते हैं जो घायल स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। काफी स्टूडेंट इस इंसिडेंट में मारे भी गए होते हैं, तो उनके पेरेंट भी काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ मातम छाया हुआ था। फिर हमें चेयरमैन और जिन्हू दिखते हैं जो एक कार में होते हैं। चेयरमैन जिन्हू से बोल रहे होते हैं कि इस इंसिडेंट में काफी स्टूडेंट मर गए हैं, लेकिन यह कैजुअलिटी और भी ज्यादा होती अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचते। तुमने फिर से एक बहुत अच्छा काम किया। वो अपने फोन को जिन्हू को देते हैं और उसे एक डाटा दिखाते हैं कि कैसे लास्ट 6 मंथ में कुछ ज्यादा ये गेट खुलने लगा है। हालांकि सरप्राइजिंग बात यह है कि सिर्फ गेट के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब पहले से ज्यादा लोगों के पावर अवेक हो रहे हैं और हंटर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि कोई इसे सब परफेक्टली बैलेंस कर रहा हो। फिर चेयरमैन जिन्हू को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और बोलते हैं जापान, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी और बड़े बड़े नेशन तुम्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग तुमसे ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं। अब तक हम हंटर एसोसिएशन वालों के पास राइट नहीं है उन्हें रोकने का, लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे इतना बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास हंटर्स की कमी है और अब पहले से भी ज्यादा गेट खुलने लगे हैं। जिसपे जिन्हू बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आप मुझे हाई रैंक डंजन में अकेले जाने की परमिशन देंगे? जिस पर चेयरमैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम चाहते हो कि किसी भी डंजन में एंट्री के लिए मिनिमम बंदों के रिक्वायरमेंट हटा दूं सिर्फ तुम्हारे लिए? जिन्हू बोलता है हाँ, क्या यह पॉसिबल हो सकता है? जिसपे चेयरमैन बोलता है यह इम्पॉसिबल भी नहीं, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। उसके बाद जिन्हू कार से निकल के चला जाता है। इधर हमें जिन्हू दिखता है जो एक ए रैंक हंटर से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे अपने अहजिन गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है। वो हंटर एक्चुअली कोई और नहीं जिन्हू की कजिन होती है और वो एक सेलिब्रिटी भी थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी, इसलिए उसे डंजन रेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जिन्हू बोलता है अगर तुम एक बार हमारे ऑफिस आकर हमारे गिल्ड मास्टर से बात कर लो। उसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और जिन्हू उसे जिन्हू से मिलवाता है। इसके बाद वो शौक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हंटर संग जिन्हू का गिल्ड है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने हंटर जिन्हू है। जिस पे जिन्हू बोलता है इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। जिन्हू भी हल्का शौक हो जाता है कि यह एक ए रैंक हंटर है। फिर वो उसे बोलता है गिल्ड के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें जिन्हू बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहाँ चेयरमैन बाकी एसोसिएशन मेंबर को जिन्हू के रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसे लाइन चेंज करने के बारे में बात करते हैं। बट इस चीज को लेकर बाकी मेंबर्स तैयार नहीं होते और वो सब बोलने लगते हैं कि जिन्हू एक अनएक्सपीरियंस हंटर है और वो बोलते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हमें जिन्हू को एक स्पेशल ट्रीट देना? इस पे चेयरमैन बोलते हैं हाँ, मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रांग है। अगर हम उसके डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कंट्री वाले उसे लेकर देंगे और हम लोग दोबारा से एक स्ट्रांग हंटर को खो देंगे। लास्ट टाइम हांग डोंगसुंग जैसे टैलेंटेड हंटर को अमेरिका वाले ने हमारे नाक से नीचे से ले चले गए थे। अगर हम लोग दोबारा से वही गलती रिपीट करेंगे तो हंटर जिन्हू को भी खो सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू और जिन्हू दिखाई देते हैं जो एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई और नहीं होता, बस कुछ शैडो सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब कि जिन्हू को अकेले रेड में जाने की
परमिशन मिल गई है। वहाँ पर चेयरमैन का मैनेजर जिनूचुल भी होता है, जो जिनू के शैडो सोल्जर्स के माना को नाप रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे शैडो सोल्जर्स बी रैंक या फिर उससे ऊपर के रैंक के हैं। फिर हमें पता चलता है कि रेड में जिनचुल भी उसके साथ जाने वाला है, क्योंकि यह चेयरमैन का ऑर्डर था कि वो कंफर्म करना चाहता था कि जिनू का रेड सच में सेफ होता है और उसे किसी भी हंटर की जरूरत नहीं, मतलब कि वह अकेला ही काफी है या नहीं। जिनू बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें कुछ टाइम बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनचुल अंदर की फाइट को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि यह सब चीज पॉसिबल भी है। आखिरकार कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यह सब वो जिनू के शैडो सोल्जर्स को फाइट करते हुए देख रहा था। जिनू ने अब तक तो कुछ भी नहीं किया था, उसके शैडो सोल्जर्स ही सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जिनू तो एक उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनू के कुछ एंड सोल्जर्स मरे हुए मॉन्स्टर के सर को खा रहे होते हैं। जिनू उसे किक मारता है और बोलता है यह क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं कि इसके अंदर के मैजिक क्रिस्टल कितने कीमती होते हैं। फिर हमें दिखता है कि जिनू के कुछ शैडो सोल्जर्स माइनिंग का काम भी कर रहे होते हैं। लगे हाथ जिनचुल तो यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा पहली बार देखा होता है कि कोई हंटर इतना पावरफुल है जो अकेले अपने दम पर एक ए रैंक के गेट को क्लियर कर सकता है इतना इजिली, और मॉन्स्टर की बॉडी को रिट्रीव करने से लेकर माइनिंग तक अकेले करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे कि कोई वह वन मैन आर्मी हो। फिर हम देखते हैं कि वह सब डंजन के बॉस के पास पहुंच चुके थे। जिनू अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है। वह बॉस से खुद फाइट करने के लिए जा रहा होता है। यह देख के जिनचुल जिनू से पूछता है। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिनू का लेवल वगैरह बढ़ता है और उसके कुछ स्किल्स भी अपग्रेड हो जाती हैं। जैसे अब शैडो एक्सचेंज वाले स्किल का काउंटडाउन 3 घंटे से घटकर 2 घंटे हो गया था। फिर जिनू उस बॉस को अराइज बोलता है और उसका शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका रैंक इलाइट नाइट होता है, मतलब टस्क के जैसा, लेकिन उसका लेवल 13 होता है, तो इसका मतलब वो टस्क से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। वो नोटिस करता है कि शैडो बनने के बाद उसका साइज छोटा हो गया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। जिनवू उसका नाम जिमा रखता है और फिर उस डंजन से निकलने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। वो लोग देखते हैं कि गेट से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, भाई साहब हमारे टस्क ही होते हैं, जो उस डंजन बॉस के मॉन्स्टर की डेड बॉडी को लेकर आ रहा होता है। जैसे कि वो बाहर आता है, मीडिया वाले उसको फोटो लेना शुरू कर देते हैं और टस्क भी स्माइल करके पोज वगैरह देने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनचुल यह सारी रिपोर्ट जाके चेयरमैन को दे रहा होता है। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, मतलब उसने एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया जो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाया था। चेयरमैन भी शॉक हो जाते हैं यह सुन के और बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लेवल का कोई हंटर भी यह सब देखकर सरप्राइज हो सकता है। जिस पर जिनचुल बोलता है सर मैंने जो अभी अभी देखा वो कोई रेट नहीं था, बल्कि वो वन साइडेड स्लाइडर था। किसी भी मॉन्स्टर को अटैक तो छोड़ो, एक उंगली उठाने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। इतना स्ट्रांग है जिनवू, इतना स्ट्रांग है जिनवू और उसकी आर्मी। चेयरमैन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम पहले जाकर रेस्ट करो। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन भी स्माइल कर रहे होते हैं जिनवू के बारे में सोच के। वो बोलते हैं कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। जिनवू खुद में ही एक गिल्ड है और वह सोच रहे होते हैं कि वह बहुत ही जल्दी कोरिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जापान के टोक्यो में, जहाँ सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और हमें दिखता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था जो अभी अभी पूरे टोक्यो को घेर लेता है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने नहीं देखा था। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या सच में यह कोई गेट है या फिर दुनिया का अंत है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे आज का एपिसोड थोड़ा ज्यादा लंबा बनाया था और ज्यादा डिटेल में कवर किया। अगर आपको मजा आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।